आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। मीन राशि वालों के लिए साल 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती ही है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमज़ोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यहीं बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमज़ोर करने का काम कर सकता है। आपके खान पान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। आप स्वभाव से थोड़े से आलसी हो सकते हैं। इसके अलावा बाजुओं, कमर तथा घुटनों आदि में कुछ तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति हैं, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रेवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालांकि बुध का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा। मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम, दशम तथा द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस साल को एवरेज कह सकते हैं। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से इस वर्ष व्यवसाय को जिस निष्ठा और लगन की ज़रूरत है, शायद आपकी तरफ से उतनी कोशिश न हो पाए, या फिर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनके कारण आप व्यवसाय के लिए पूरा समय न निकाल पाएँ और वैसे परिणाम न प्राप्त कर सकें जैसा आप चाहते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाहेंगे। मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को अप्रसन्न करेगी। कुछ सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों के लिए यह साल मिला जुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामले में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी
द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामले के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में आ जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक मामले में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि है, वह फ़ायदा जरूर करवाएगी। लव लाइफ के संबंध में कहें तो आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चनें देने का काम कर सकता है। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, और वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो विवाह करने के अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज़्यादा चलेगी और विवाह के योग येन केन प्रकारण बन जाएंगे। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है, अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह होने या विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी है और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक व गृहस्थ जीवन के बारे में कहा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। लेकिन बाद के समय में समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज़ आप अपने घर ला सकेंगे। घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, अतः मई महीने के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में ज़रूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह न हों
और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे ग्रस्त जीवन संतुलित बना रहे। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। अतः कुंडली में अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत ज़मीन का सौदा कर सकते हैं। अर्थात यदि आपको कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के मध्य भाग से पहले ले लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं यदि घर बनवाना है तो भी इसी अवधि में निर्माण कार्य संपन्न करवा लेना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वाहन से संबंधित मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के समय में वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमज़ोर रह सकते हैं, अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णयों को भी साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक संपन्न करा लेना समझदारी का काम होगा। वर्ष 2025 में शुभता प्राप्त करने और परेशानियों को न्यूनतम करने हेतु मीन राशि के जातकों को निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पहला उपाय, प्रत्येक चौथे महीने जटा वाला एक नारियल बहते जल में बहाएं। दूसरा उपाय, नवरात्रि सहित गुप्त नवरात्रों में भी कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें। तीसरा उपाय, पूर्णिमा का व्रत करना विशेष लाभदायी रहेगा। वे मंदिर में कच्चे आलू, चने की दाल, देसी घी व पीले कपड़े का यथा सामर्थ्य दान करें। चौथा उपाय, प्रत्येक गुरुवार केले का पूजन करें व श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया करें। पांचवा उपाय, योग कारक ग्रह मंगल के निमित्त मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खाने को दें।